अच्छा सर, अगर आप इनको काउंट करें ना तो ये तकरीबन 19 या 20 के करीब हैं। तो अगर आपके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम होगा ना तो आप जरूर उनको गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग उनका बाद में देखें ना तो उसमें से एक आधा का ही आने का चांस है, उससे ज्यादा का नहीं। तो क्यों ना हम लोग पहले वो वाले बेरक्स कर लें जिसमें से हमारे पास थोड़े से ज्यादा हैं। अच्छा, इसकी एक और चीज ये भी है कि जो आप में से अगर कोई बंदा इम्तियाज शायद के लेगा ना, वो हर साल ही कोई 2 या 3 या इससे भी ज्यादा एडिशन आते हैं। उसमें ना डिफरेंट पोस्ट के डिफरेंट पास्ट पेपर्स होते हैं, वो उनका अपना सिर्फ ये है कि वो कंपाइल करते हैं सारे के सारे बुक्स, ठीक है, और सॉरी सारे के सारे पास्ट पेपर्स। अगर आप उसमें से एनालाइज करना चाहें ना तो आप उनको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें से जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के होंगे ना, वो सारे आप उनको देखिएगा, पास पेपर्स को अपने सामने रखिएगा, उसमें से मार्क करते जाइएगा और इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन हम किसी भी पैटर्न की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मुझे हमेशा हार्ड वर्क ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क सिर्फ उसका चलता है जिसका लक हो, लेकिन हार्ड वर्क जो करता है ना वो हमेशा कामयाब होता है। और मैंने अपनी जिंदगी में हार्ड वर्कर्स को ही ज्यादा कामयाब होते हुए देखा है। ये स्मार्ट वर्क है ना जो, ये आजकल ना बस हमारे पास एक कूल बनने का ट्रेंड आ चुका है, ठीक है, जिसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। मुझे हार्ड वर्क पे यकीन है, तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि आप लोग इसी को ही फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब इन सब चीजों को तैयार करना किस तरीके से करना और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अप्रोच के लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, स्वॉट एनालिसिस। जब हम कॉलेज में गए थे ना तो सबसे पहले उन्होंने हमें इसी से ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई आप लोगों ने पहले अपने आप को देखना है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, और मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और मुझे क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि अब देखें, हम में से ज्यादातर लोगों ने 2 साल से ज्यादा का अरसा की प्रैक्टिस कर ली हुई है, ठीक है। जिस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं ना की, उस बंदे ने घर बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया था। अब प्रैक्टिस वाले का प्रैक्टिस का एरिया स्ट्रोंग है, और जिस बंदे ने पढ़ना शुरू किया था उसके बेरक्स पे कमांड स्ट्रोंग है। अब प्रैक्टिस वाला पढ़ना शुरू कर दे और जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो या तो दोस्त ऐसे बना ले जो प्रैक्टिस में थे, या फिर अगर वो सीपीसी के लिए चाहे तो सर बाबर नदीम साहब का उनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 63 से ज्यादा। उन्होंने आपके प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब सिविल की जितनी भी प्रैक्टिस होनी है ना वो सर बाबर ने फैमिली में भी और इसमें भी, क्या इसका नाम लेते हैं, सिविल सीपीसी के अंदर भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा हिस्सा बताया हुआ है। अब एक बंदा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो उनको देख ले, सर बाबर के लेक्चर्स को देख ले, और जिस बंदे का मतलब प्रैक्टिस स्ट्रोंग है और उसने चीजें याद नहीं की, वो बंदा चीजें याद करना शुरू कर दे। अब अगर हम लोग हमेशा अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं जब, तो वीकनेस उसके ऑपोजिट ही होती है। अब जैसे मैं अभी कह रही थी कि जिसने सारे 2 साल प्रैक्टिस नहीं की, उसका क्या स्ट्रेंथ क्या है कि उसने क्या किया जी, बेरेक्ट पे फोकस किया है। और जिस बंदे ने प्रैक्टिस की हुई है उसने बेरक पे फोकस नहीं किया, तो ये उल्टा ही तो उसकी वीकनेस है। तो आप अपना आइडेंटिफाई करें, और जिस बंदे ने प्रैक्टिस किया उसका भी दो आगे आ जाती हैं कैटेगरीज। क्या उसने सिविल में प्रैक्टिस की है या क्रिमिनल में प्रैक्टिस की है। जो सिविल का अगर उसने उसने प्रैक्टिस की हुई है वो बुक्स को देखेगा, उसका जल्दी रिलेट कर पाएगा। जो क्रिमिनल का वो क्रिमिनल के साथ जल्दी रिलेट कर पाएगा। अब उसने अपने दूसरे ऑपोजिट साइड के ऊपर वर्क करना है, ये नहीं करना कि भाई मुझे सीपीसी आती है तो मैं अपना काम सीपीसी से शुरू करूं, ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। अगर आपको सीपीसी आती है आप सीआरपीसी से काम शुरू करें। और सीपीसी सीआरपीसी इन दोनों को मैं मेंशन इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इनको साथ लेकर चलना है, बाकी जितने भी बेरक्ट्स है ना वो आपके हो जाने हैं। इन दोनों ने आपको लटका छोड़ना है, तो ये तो आपने अपने स्केजुअल के अंदर डे 1 से ही स्टार्ट करनी है। जिसकी सीपीसी जिसकी प्रैक्टिस सिविल में है वो सिविल को ना छेड़े, वो क्रिमिनल की तरफ आए। जिसकी क्रिमिनल में है वो सिविल को जाए। और क्रिमिनल के लिए सर जहांजेब साहब का है, जहांजेब एमरे के नाम से ना, अमाइकस क्यूराए जहांजेब एमरे के नाम से है उनका यूट्यूब चैनल। वो बंदा जिसका सीआरपीसी अच्छा नहीं है वो उस चैनल को देख ले।
पूरी सीआरपीसी ए टू जी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ना एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद हमारे पास दो चीजें आ गई और उनका क्या नाम है, एक अपॉर्चुनिटीज और एक थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ ये है हमारे पास, बल्कि जो हमारे लिए खुशनुमा चीज है कि जैसे अभी हमारे पास सर बाबर साहब के फोरम मौजूद है, वहां पे आप जो भी कुछ करना चाहें, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है, लीगल होना चाहिए, मोरालिटी के असूलों के अंदर आना चाहिए और आप वो कर जाएंगे। और उसके अलावा थ्रेट ये है, आप इसको बहुत आसानी से मिला सकते हैं अपने रिश्तेदारों के तानों के साथ, ठीक है। अब आपने अगर अपने आप को मतलब डिफाइन करना है कि अच्छा यार ये तो स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटी थ्रेट हो गया, तो ये सारा कुछ है, तो मतलब ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल ये है कि आपको पता है कि सिविल आपको आता है, क्रिमिनल आता है, आपको पीपीसी आती है, क्यूएस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपको अंदर से पता है। और ये आप अपने साथ सिंसियर हो जाए आज से कि भाई मुझे ये चीज आती है, मैंने इसको पहचान ली। जहां पे आपने इसको देने हैं ना 6 घंटे अपने काम करते वक्त, इसको 1 से 2 घंटे दें, ठीक है। तो आपका ये काम साइमल्टेनियसली चलता जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना छोड़ दिया और वीकनेसेस को पकड़ लिया तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। जो भी आपने टाइम टेबल बनाना है, अपना 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बनाए, उसमें से 1 से 2 घंटे इसको दें और उसके अलावा 6 से 7 घंटे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं है कि सुबह आपने बैठना है भाई और 7-8 घंटे पूरे करके ही आपने उठना है। आप इसको चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, वो सुबह अगर उठता है 6 बजे, तो वो 4 बजे उठे ना, 2 घंटे यहाँ पे लगाए, और उसके अलावा यहाँ पे वो अपनी वीकनेस वाले सब्जेक्ट को पकड़े। फिर दरमियान में हमें 1 बजे ब्रेक होती है कोर्स के अंदर, फिर हम लोग कोई 4-5 बजे वेले होते हैं। अब यहाँ पे घर में आते हैं तो 6 से 7 बज जाते हैं, और यहाँ पे अब 8 से लेके 12 बजे तक आप बैठे और अपना काम करें। 2 घंटे यहाँ पे जो आपने पढ़ा था ना, उसको यहाँ पे सारे दिन के अंदर जब भी आपको कोई टाइम मिले आप उसमें रिवाइज करें उस चीज को, ठीक है। और रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। और आप लोगों ने ना अपनी 4 घंटे स्टडी करें, 6 घंटे करें, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से करें। अपना वीकली स्केड्यूल बनाएं और डेली स्केड्यूल बनाएं। वीकली से ये मुराद है कि मैंने इस हफ्ते क्या चीज मुकम्मल करनी है। जैसे आप कह सकते हैं मैंने इस हफ्ते पूरा सीपीसी के 100 सेक्शन मुकम्मल करने हैं, या 106 तक, क्योंकि वहां तक अपील्स खत्म हो रही होती हैं तकरीबन तकरीबन। तो आप ये कह लें कि भाई मैंने 106 तक कंप्लीट करना है या 115 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि वहां पे अपील रिवीजन वगैरह आ जाती है सारा कुछ। तो अब आपने ना उसको 7 दिनों पे डिवाइड कर लेना और आपने बेयर एक्ट को ही गो थ्रो करना है। इसके अंदर आपने कोई कमेंट्री नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वन पेपर जो होता है ना वो आपका बेयर एक्ट ही होता है जो आपको पास करवाता है। बाकी चीजें सेकेंडरी होती हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज आपने जितना लेना है वो पेपर पास करने के बाद लेते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब ठीक है, मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया, अपना मैंने टाइम टेबल भी बना लिया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेटजी कि मैंने किसी भी एक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने पास देखना है, अपनी सारी बुक्स को अरेंज करें, उसमें ये देखें इजीएस्ट मटेरियल हमारे पास क्या चीज मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे मतलब जो 80% लोगों के पास होता है ना, वो फोरम आमिर के नोट्स होते हैं, ठीक है। और वो किसी ना किसी बंदे के पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे। अगर किसी बंदे ने कन्फेशन पढ़ना है क्योंकि उसने एलएलबी में वो पढ़ा था, तो अब उसके ये ड्यूटी बनती है पहले वो खुर्रम आमिर पढ़े फिर आए बेर एक्ट के ऊपर। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप एक सुबह उठे और जल्दी से बेर एक्ट पकड़ ले, क्यों? क्योंकि आपको बेर एक्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आनी। लेकिन जब आपने अपने बेसिक नोट्स जो आपने एलएलबी में कभी बनाए होंगे, क्लास का लेक्चर लिया होगा, या फिर इवन खुर्रम आमिर ही पकड़ी होगी जो कि उस टाइम की हमारी बेस्ट बुक होती है ज्यादातर लोगों की, तो आपने वहां से पढ़ा, टॉपिक को रिवाइज किया, अब आपके पास समझ आ गई थोड़ी बहुत चीजों की। उसके बाद आप ये समझते हैं कि मैं भाई किसी बंदे को 2 जुमलों में ना इस टॉपिक को नहीं समझा सकता, ठीक है। फिर आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आपने उस टॉपिक को सर्च करनी है, और आपने ना कोई पहले 2 से 3, 3 से ज्यादा मत देखिएगा, क्योंकि वो चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाती है। आपने ना उन बुक्स को सॉरी उन यूट्यूब चैनल के जो होंगे ना ऊपर वाले 2 से 3 क्या उसको कहते हैं, वीडियोस, आपने उन वीडियोस को देखना है। उन वीडियोस को देखने के बाद ने ना आपने, ठीक है उस्मान, आप एन सीरीज
खोल लीजिएगा। उसके बाद ना आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो देख रहे होंगे ना उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स से ये मुराद नहीं है कि उसके वर्ड नंबर 1 से लेके लास्ट वाले वर्ड तक आपने नोट करना है, नहीं। उसने जो जो आपको दरमियान दरमियान में से पॉइंट्स बताने हैं, या अगर उसने कुछ लिंक काट दिया आपका, ठीक है, कि भाई क्या नाम लेते हैं, आप ऐसा करें कि आप इसके साथ ये सेक्शन भी देख लें, ये सेक्शन भी देख लें, ये सेक्शन भी देख लें, उसके अलावा आप इन चीजों को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपने ना बेसिकली अपने बेयर एक्ट के साथ वाकफियत बढ़ाने के लिए ना सिर्फ वो पॉइंट्स नोट करने हैं जो आपके बेयर एक्ट में मौजूद होंगे, ठीक है। वो जब वो आपको पढ़ा रहे होंगे ना आपको पता होगा। अच्छा, एक प्रिकेटरी मेजर इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई खुल जाता है इंडियन चैनल का, तो आपने ना उसको बड़े ध्यान के साथ सुनना उस लेक्चर को, क्योंकि जो इंडियन चैनल्स होते हैं ना वो जाहिर है इंडिया के, तो उन्होंने इंडिया का लॉ ही हमें पढ़ाना है, पाकिस्तान का नहीं पढ़ाना। लेकिन क्योंकि हमारी ज्यादातर बुक्स मिलती हैं आपस में, क्योंकि हमारा हुक्मरान एक था, तो आप लोगों ने जब उनका पढ़ रहा होना है ना तो अपनी बुक पास रखनी है और साथ लैपटॉप के ऊपर या फोन के ऊपर आप लोगों ने ना साथ इंडिया का वो मुतल्लिका बेयर एक्ट भी खोल लेना है, ठीक है। उस बेयर एक्ट को खोलने का, अच्छा, अब आपने जब इंडियन चैनल्स को देखना है तो आप लोगों ने अपने पास बेयरक्स को खोल के बैठना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग इंडियन का सुन रहे होते हैं और उसी को ही अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज होता है, और अगर हम लोग वो चीज यूज कर ले तो हमारा सवाल इधर गलत हो सकता है। और ये सारा पेपर जो है ये है वन पेपर यानी कि एमसीक्यू टाइप है, तो ये ना हो कि हमारे गलत हो जाए। जैसे मिसाल दूंगा आपको, इसमें रिमांड का पीरियड है 15 दिन हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 15 डेज लिखा हुआ है हमारे 167 सेक्शन के अंदर, लेकिन वहां पे उन्होंने एक्सटेंड भी किया हुआ है, एक 2 माह और एक पता नहीं कितने माह। अब जब फर्स्ट टाइम हम में से कोई भी बंदा उस यूट्यूब चैनल 90 दिन का किसी भी का पीरियड है उधर। सुन रहा होगा, सॉरी सर, 90 डेज का आई थिंक सो मैडम पीरियड है उधर ना, रिमांड का। जी ठीक, ये सर ने जो कहा ना वो आप मद्देनजर रख लें, 90 डेज कर लें। अब वो उन्होंने 7 स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस दिए हुए हैं, और ये 60 डेज और 90 डेज कहाँ से आए कि उनके लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट की है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन हमारे लेजिस्लेचर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इतनी ज्यादा काम करे, तो लिहाजा हमारे पास आज तक 15 दिन ही है, ठीक है। तो बाकी का हम क्या करते हैं, बाकी का हम सेक्शन 344 में डाल देते हैं, ठीक है। वो बाकी का सारा प्रोसीजर आप छोड़े पर अब आपने जब भी देखना है अपना पाकिस्तानी लॉ साथ रखना, बेयर एक्ट फिजिकल फॉर्म में हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे आपने इंडियन का लाजमी खोल के रखना है, और जो चीजें आपसे रेलिवेंट ना हो आप उसको हाईलाइट करते जाए, बल्कि नोट ही ना करें, हाईलाइट करने की क्या जरूरत है। बेयर एक्ट रीडिंग, अच्छा, सबसे पहले आपने कर लिया अपना इजिएस्ट पॉसिबल मटेरियल जो भी आपके पास था, आपने उनको मद्देनजर रखना है। फिर आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, यूट्यूब से लेक्चर ले लिया, अब आपने आना है अपने बेयर एक्ट की रीडिंग पे। अब आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाएगी, और आपने एक रिदम के साथ पढ़ना है। और ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि इस स्टेज के लिए वन पेपर के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाएं। अगर उस वीडियो में किसी केस लॉ का रेफरेंस दे रहे हैं ना, आप उसको टोटली इग्नोर करें, क्योंकि अभी हमारा मकसद जो है वो वन पेपर है, वन पेपर में कभी भी केस लॉ से कुछ भी नहीं आता। अगर वो कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बता रहा है जो सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट में हमारे पास मौजूद है, तो आप उसको लाजमी रेफर करें ना। अच्छा, आप लोगों ने ना आर्टिकल 100 सेक्शन 118 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो भी देख लीजिएगा। और जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने ना उनको भी सारी बुक्स के अंदर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी ना किसी अमेंडमेंट में से सवाल कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपने डे टू डे करना है, तो उसको कैसे करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपना प्लानिंग वगैरह तो सारा कर लिया, अब ये तो नहीं है जो मैंने आज पढ़ा वो मुझे कल भूल जाए, तो फिर मेरा पढ़ने का क्या फायदा होगा। तो इसमें यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने 2-3 दोस्तों के साथ कोई ग्रुप बना लें जिनको आप पर्सनली जानते हो, जिनको आप नहीं जानते प्लीज आप उनके साथ ग्रुप मत बनाइएगा, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते, ज्यादा नुकसान ही होते हैं। आपने सिर्फ अपने जो 1 2 3 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, उनके साथ आपने ना प्रैक्टिस करनी करनी है। अगर आप में से किसी बंदे के पास कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है
जो किसी बुक के एमसीक्यू से रेलिवेंट है, जैसे सीपीसी के एमसीक्यू, सीआरपीसी के एमसीक्यू वगैरह, आप लोग मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं आगे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग ना किसी भी या फिर सब लोग कोई ना कोई बुक ले लें जो एमसीक्यू से रेलिवेंट हो, और उसमें एमसीक्यू आप सोल्व किया करें ना, जितना पढ़ लें उतना सोल्व कर लें, और जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज आपने लाजमी करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिवीजन ना करें और आपका काम हो जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम लोगों ने खुद के ऊपर अपना बर्डन कम कर रहे होते हैं जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं। जैसे अगर आज मैंने कुछ पढ़ा है ना, तो मेरा ये ड्यूटी बनती है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर मैं इसको रिवाइज करूं, और अगर मैं 15 दिनों को मजीद कम करूँ ना, तो अगर मैंने जो चीज आज पढ़ी है उसको मैं कल भी पढ़ूंगी, एक बार 3 दिन छोड़ के पढ़ूंगी, और एक बार फिर एक हफ्ता बाद, और एक बार फिर 15 दिन बाद। ये सिर्फ वन पेपर एमसीक्यू के लिए तकनीक है, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा अच्छा, इसके अंदर 3 तरीके हैं। रिमेम्बर इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच एक्ट, हर एक्ट में जो इंफॉर्मेशन दी है ना, आपने उसको रिमेम्बर करना है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखने का मकसद ये था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास एक ही वर्ड होता है और डिफरेंट बेयर एक्ट उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, किसी बेयर एक्ट में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता है, किसी में वो प्रॉपर्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता है, कि कहीं पे उसने नेगेटिव डेफिनेशन दी होती है, कहीं पे उसने पॉजिटिव डेफिनेशन दी होती है। मतलब नेगेटिव का ये मतलब है, वो ये कहते हैं कि इसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। पॉजिटिव का ये मतलब है, वो कहते हैं कि इसका मतलब मीन्स ये होगा और इंक्लूड्स ये होंगे, ठीक है। बाकी ओपन एंडेड भी हो सकती है। मतलब आपने हर एक चीज के अंदर जो डेफिनेशन है ना, आपने वही देखनी है किस एक्ट के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन दी जा रही है। जैसे अगर हम मिसाल लें, तो हमारे पास ना डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, नहीं डॉक्यूमेंट की नहीं, हाँ उसका क्यूएस और जनरल क्लासेस एक्ट, ये दोनों बुक्स में इसकी डेफिनेशन है। अब आपने उसका रेलेवेंट आर्टिकल और उसका सेक्शन याद रखना है। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम अगर देखें लैंड रेवेन्यू, तो उसके अंदर हमारे पास ज्यादातर होती जरई जमीन है। अगर हम पंजाब रेंटेड परमिसेस की बात करें, तो हम उसको रेंटेड परमिसेस ही कहेंगे, और वो ऐसी जमीन होती है जो क्या हो बिजनेस वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसमें ना तो कोई रूम हो जो रिलीजियस प्लेसेस पे आता हो, किसी भी और हॉस्टल वगैरह में आता हो, वो चीजें नहीं होती। लेकिन वो प्रॉपर्टी के अंदर वो जो शहरी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम लोग रह सकते हैं, जो किराए पे दी जा सकती हैं, वो सारी की सारी इंक्लूड होती है। मतलब कहने का ये है कि आपने हर जगह पे जो डेफिनेशन जिस एक्ट के अंदर जिस कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है ना, आपने उसको ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, सो दैट कि आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज ना हो कि ये क्या था और ये क्या था। जैसे चिल्ड्रन की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में भी दी हुई है, और हमारे मेजोरिटी एक्ट में भी दी हुई है, और हमारे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में भी दी है। उसमें वर्ड एक आधे का ही फर्क होगा, लेकिन आपने उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में ही याद रखना है। उसके बाद इम्प्रूव मेमोरी एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दीज ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, यानी कि हर 15 दिन बाद लाजमी इसको रिवाइज करें। आइडेंटिफाई द इलस्ट्रेशंस दैट यू हैव मिस्ड, ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ना क्यूएसओ में कभी कभार ऐसा होता है कि वो दे देता है ये इलस्ट्रेशन और इसके ऊपर बताओ अब क्या है। तो आपको अगर रेलिवेंट आर्टिकल या पार्ट याद होगा, क्यूएसओ के 3 ही तो पार्ट है, अगर आपको वो वाला पार्ट याद है कि अच्छा ये किस पार्ट में है, किस चैप्टर में है, फिर आगे किस आर्टिकल में है, तो वो चीजें आपको लिए ज्यादा आसान होगी एज कम्पेयर के जस्ट आपने एक बार गो थ्रू कर लिया, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 से लेके ऑनवर्ड जो इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप लोगों ने उनको ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल 46 की ध्यान से पढ़नी है आपने, और उसके अलावा आगे प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की अगर दी है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आपका स्लीप वेल, मतलब आप लोगों ने अपने स्लीप को ये नहीं करना कि मैं 2 घंटे सो जाऊं और 3 घंटे सो जाऊं, नहीं, आपने प्रॉपर 7 से 8 घंटे 6 घंटे मिनिमम आप लोगों ने सोना सही तरीके से, सो दैट कि आपके मेमोरी के बन सके कनेक्शंस। जब हम सोते हैं ना, तो हमारे जितना कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा होता है वो हमारी ना एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारी वो एक्टिव मेमोरी में कन्वर्ट होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आप जिसको आप कह सकते हैं, सो दैट के कल को अगर हमें कहीं पे यूज करना पड़े तो वो हमारे ब्रेन का ही कोई ना कोई पार्ट हमें बता रहा होता है कि अच्छा भाई ये वाली चीज कभी पड़ी थी जिंदगी में, ठीक है। तो आप अगर अच्छे तरीके से सोएंगे
तो आपके ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएंगे सारे कनेक्शंस। अदरवाइज अगर आपको स्लीप अच्छे से नहीं लेंगे तो आपका फिर अल्टीमेटली नुकसान होगा आपकी मेमोरी के ऊपर भी। अच्छा, नेक्स्ट ये ग्रुपिंग के हवाले से यह कि मेक एटलीस्ट वन फ्रेंड के जिसके साथ आप अपने डिस्कशन कर सको, लेकिन 3 से 4, 3 या 4 से ज्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। उसके बाद ये है कि अगर आपने अपना ग्रुप बना लिया दोस्तों के साथ, तो फिर आपने क्या करना है कि एक बंदे को लीडर चुन लें उसमें से, कि जो आपको प्लान्स बना के देगा, और बाकी सब लोगों ने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करनी है अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके, ठीक है। और सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड जब कर देंगे ना, तो आप सबके लिए इजी होगा। जैसे अगर 4 दोस्त हैं और ये जी 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4, अब एक बंदा उसमें से हो गया वैसे ओवरऑल लीडर, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स इसके हवाले से हैं, कुछ इसके, कुछ इसके और कुछ इसके, और अल्टीमेटली सारा इसका जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें दूसरे बंदों ने इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन लीड इसने ही करना है। इसी तरीके से इसके सब्जेक्ट्स, इसके सब्जेक्ट्स और इसके सब्जेक्ट्स, जब आप इसको 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको पहले से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों के लिए एक कोटेशन थी कि यू आर बेटर ऑफ स्टार्टिंग इम्परफेक्टली देन बीइंग पैरालाइज्ड बाय द होप और डिल्यूजन ऑफ परफेक्शन, कि जो भी करना है आप आज से काम करना शुरू करें। ये मत सोचे कि अच्छा अभी मैं खुद परफेक्ट हो लूं फिर मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, या ये फ्लांटिंग, यह सारा कुछ करते करते ना कब टाइम आ जाना टेस्ट का हमें पता भी नहीं चलना। और जुडिशरी के पेपर तो आप लोगों ने देख लिए हैं, मतलब हम लोग की क्या ही सोच थी कि नवंबर में पेपर होंगे, लेकिन पेपर कब आ गए, मई में। तो इसी तरीके से आप आज जैसे भी हैं आज से ही काम करना शुरू करें। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप क्या करें, तो आप खुद से पढ़ना शुरू करें, और फिर आप एक इम्तियाज शाहिद की बुक लाजमी ले लें, और एक कोई भी ऐसा बुक ले लें जिसके अंदर डिफरेंट बुक्स के एमसीक्यूज बने हो, गैट लेवल की बुक ना, कि जिसके अंदर एमसीक्यूज बने हो और आपको पता हो कि भाई सीपीसी के सेक्शन पोर्शन में से ये हैं एमसीक्यूज, और ऑर्डर पोर्शन से ये एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू क्यूएसओ की बेसिस पे ही हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं, मतलब अकेला बंदा बहुत कुछ काट सकता है, ठीक है, इसके हवाले से। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई आप लोगों को सारी? जी मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ये तैयारी इतनी मुश्किल नहीं लग रही मुझे, ये तैयारी थोड़ी मुझे इजी लग रही है, लेकिन बाकी जो थे ना, एडीएफआईए का भी मैंने पास किया, और इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, उसके लिए तो काफी काफी स्ट्रगल की। 4-4 5-5 महीने जो है ना, वो मतलब बुक को लेके बैठा रहता था, वो पता नहीं चलता था कि एग्जैक्ट तैयारी क्या करनी है। जैसे आपने बताया सीपीसी का कि सिर्फ सेक्शन पोर्शन करना है, और मैंने बाद में ऑब्जर्व भी किया कोई 3-4 पेपर दे के सेक्शन पोर्शन ही आता है, इस तरह सीआरपीसी पीपीसी इस तरह। अब मैडम कुछ क्वेश्चंस जो है ना अब तैयारी के बाद निकलेंगे, उनको एड्रेस करने के लिए ना कोई आप सोर्स करें जरा प्लीज मैडम, मेरी बात आप समझ। सॉरी सर, आपने क्या कहा, मुझे आवाज नहीं आई, कि 3-4 के बाद आपका एक्सपीरियंस हो गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैडम मैंने ना 3-4 मैडम मैंने ना 3-4 एग्जाम पास किए थे। एक एडीएफआईए का किया जिसका डिस्क्रिप्टिव भी पास कर लिया अभी, और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का भी, इसके अलावा एडीपीपी के भी दिए थे, बस वो बाई लक रह गया वो। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तैयारी ये इतनी आसान है, ये मुझे पता नहीं था। क्यों हम ना सीपीसी सारी कर लेते थे, तो सीपीसी सारी कर लेते थे, जिसकी वजह से ना काफी हमें ना वो टाइम का जो कंजम्पशन थी ना वो ज्यादा हो जाती थी। अब आपने बताया कि जो सेक्शन पोर्शन है ना सिर्फ उसी में से आता है, और 3-4 मैंने पेपर दे के भी ये ऑब्जर्व किया था कि सेक्शन पोर्शन में से ही आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो जो इंटरवल में कोई क्वेश्चंस आएंगे उसको एड्रेस करने के लिए कोई फोरम होना चाहिए। सर वो अभी ना सर बाबर साहब से इजाजत नहीं ली, जैसे ही उनसे इजाजत के लिए
वैसे तो उन्होंने माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं सब लोगों को, लेकिन आपको पता है ना, एक कम्युनिटी का जो हेड होता है उससे ही हमें इजाजत लेना होती है। तो जी सर मैडम। से बात करते हैं, अगर वो मतलब इजाजत दे देते हैं, जो कि होपफुली वो देंगे, तो फिर एक बन जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ सीरियस लोग आएंगे, क्योंकि काफी फोरम्स बने हुए हैं, लेकिन 5 से 6 लोग होते हैं वहां पे एक्टिव, उससे ज्यादा होता कोई नहीं है। तो फिर ना हर बंदा थोड़ा सा बिजी होता है, तो फिर उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। अदरवाइज देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी दूसरे बंदे की हेल्प करने से किसी दूसरे बंदे का कुछ जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं ना, उसकी दुआओं से ही शायद कोई बंदा पास होता है। लेकिन बात अल्टीमेटली आप लोगों की अपनी सीरियसनेस से है कि कितने आप खुद से सिंसियर हो। जैसे देखिए, अभी मेरे पास 18 लोग हैं, बाकी लोग लेफ्ट कर गए हैं, ठीक है, जितने भी थे पहले। अब देखिए कि अगर आप लोग मुझे निकाल के 17 लोग हैं, 17 लोग अपने साथ सिंसियर हैं, तो वो लोग आज से ही पढ़ेंगे। आपको मैंने इंडिविजुअल पढ़ने का भी तरीका बता दिया, आपको मैंने ग्रुप में भी पढ़ने का तरीका बता दिया। अगर आपको कोई वैसे बाद में रह भी जाती है ना कि अच्छा ठीक है भाई, मेरी एक क्वेरी है जो सोल्व नहीं हो रही, तो आप खुलेआम मैसेज करें, मुझे मैसेज कर ले, मेरा नंबर हर जगह पे मौजूद है। अगर आपका सीपीसी से रेलिवेंट कोई सवाल है, अगर आपका पीपीसी से रेलिवेंट है, तो सर अली हमें पढ़ाते हैं, पीपीसी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं वो। आप उनसे मतलब आप हेल्प मांगते वक्त ना कभी भी मत हिचकिचाएं। ये मैं आपको आज कह लें कि जो मैंने आज तक सीखा ना, वो ये है कि अगर आपने हेल्प मांगते वक्त किसी से हिचकिचाएंगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और अपना जब हम सीखते हैं ना, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो साइड पे ही रख दें, कि वो तो किसी काम आनी नहीं है। आना क्या, हमारा नॉलेज, और अगला बताने वाला लाजमी बताता है, माँ सवाए उसके ऊपर कि कोई उसके ऊपर रिस्ट्रेंट्स ना हो।